जयपुर शाही महल। सुल्तान और शिव वीरा को ढूंढ रहे थे जो कहीं गायब हो गई थी। शिव ने आसपास देखते हुए कहा, सुल्तान सर, वीरा मैम कहाँ गई होंगी, वो पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से में थी। सुल्तान ने गहरी सांस लेते हुए कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने एक दिशा में दौड़ते हुए कहा, मुझे पता है, चलो। शिव भी सुल्तान के पीछे जाने लगा। थोड़ी देर बाद वह गार्डन के एक हिस्से में पहुंचे जहां पर बेंच रखी थी। सुल्तान वहां रखी एक बेंच के पास पहुंचा और घुटने के बल बैठकर सिर झुकाकर उसके नीचे देखने लगा। शिव भी उसी तरह बैठकर नीचे देख रहा था। बेंच के नीचे वीरा अपने घुटनों को गले लगाए चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी खाली आंखें जमीन को घूर रही थी और वह अपने अंदर के इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसकी इस हालत को देखकर शिव और सुल्तान दोनों को अपने अंदर एक दर्द का एहसास हो रहा था। सुल्तान ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं बाहर आ जाए, हम उन्हें यहाँ से भेज देंगे, वह यहाँ नहीं रहेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। वीरा ने अपनी मासूम नजरों से सुल्तान को देखते हुए धीरे से कहा, वह सच में चले जाएंगे? सिर्फ हमारे कहने से क्या वह हमारे लिए नहीं रुकेंगे? वह सिर्फ अपने दिमाग से चाहती थी कि वायु राजवंश खानदान का नेक्स्ट हेड वहां से चले जाए, ना कि उसके पिता वायु वहां से जाएं। सुल्तान भी अच्छे से वीरा की हालत समझ रहा था। उसने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, यह आपको तय करना है कि आप उन्हें भेजना चाहती है या नहीं। वीरा ने अपने आंखों में आ रहे आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। अगर उनके यहाँ रहने से मम्मा ये रावी को कोई खतरा होगा तो आपने देखा ना निर्मला देवी किस तरह की हरकतें कर रही थी। उन्होंने अगर फिर से मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो क्या मैं पिछली बार की तरह उन्हें बचा लूंगी? ये कहते हुए उसने अपनी नजरों को वापस झुका लिया था। छोटी सी बच्ची अपने आगे चल रहे लोगों को हर खतरे से बचाते हुए थक चुकी थी और वह उसकी आंखों में दिख रहा था। सुल्तान ने धीरे से वीरा को बेंच के बाहर निकाला और उसे उस पर बैठाते हुए कहा, मैम जानती है ना आप मैं आपको मैम क्यों कहता हूँ? वीरा ने अपना सिर उठाकर सुल्तान की तरफ देखा। सुल्तान ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, क्योंकि आप अपनी उम्र से बड़ी है। जो सोच इंसान कई सालों के तजुर्बे से पाता है वह आपके पास अभी से है। आप हमेशा उन लोगों को बचाने की कोशिश करती है जो आपके दिल में जगह रखते हैं, पर वायु राजवंश आपकी बहन और माँ के दिल में एक अलग जगह रखते हैं। वह आपकी मम्मी के हस्बैंड है, यानी आपके पिता। अगर आप इस तरह उन्हें आपकी मम्मी और बहन से दूर कर देगी तो वह दोनों दुखी हो जाएगी। आपको उन्हें एक मौका देना चाहिए। वीरा ने थोड़ी उदास आवाज में कहा, सच में अगर मैं उन्हें एक मौका दूंगी तो क्या ये सही होगा? शिव जो उनके साथ ही खड़ा था उसने कहा, मैम आप हमेशा कहती थी कि दूसरा मौका हर इंसान डिजर्व करता है और आपको भी वायु राजवंश को एक मौका देना चाहिए। काफी देर तक सुल्तान और शिव के समझाने के बाद वीरा मान गई और उनके साथ महल के अंदर जाने लगी। पर वो लोग अंदर जाते इससे पहले ही उन्हें महल के अंदर कुछ गाड़ियां आती हुई दिखी। वीरा ने आंखें छोटी करके कहा, सुल्तान अंकल देखिए वहां कौन है? शिव, मुझे महल की सिक्योरिटी 3 गुना ज्यादा चाहिए। ये कहते हुए वह तेज कदमों से महल के अंदर चली गई। धैर्या का कमरा। वायु धैर्या के चेहरे की तरफ देख रहा था जो आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने उसके चेहरे से आंसुओं को साफ कर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? धैर्या ने एक मुस्कान के साथ कहा, हम सोच रहे हैं कि अगर हमारी जिंदगी साधारण इंसान जैसी आसान होती तो कितना अच्छा होता। ना ही इतनी मुसीबत होती और ना ही इतनी उलझन होती। आप, हम और हमारी बेटियां शांति से एक जिंदगी जीते। वायु ने उसके दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, मेरी जिंदगी तभी से खूबसूरत हुई है जब तुम उसमें साथ हो और अब उसे पूरा करने के लिए हमारी 2 एंजल भी तो है। ये कहते हुए उसने धैर्या के होठों पर किस कर लिया। धैर्या ने भी अपने दोनों हाथ वायु के गले में डालकर उस किस में उसका साथ दे रही थी। काफी देर तक एक दूसरे को किस करने के बाद वायु ने धैर्या के होठों से अलग होते हुए कहा, मिसेज राजवंश, अगर मैं इसके आगे बढ़ा तो आप मुझे रोक नहीं पाएंगे और आपकी हेल्थ कंडीशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि आप आगे तक मेरा साथ दे सकती है। वायु की बातों को सुनकर धैर्या के गाल गुलाबी हो गए थे। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, वायु ऐसी बातें मत कीजिए। उसके उस शर्माते हुए चेहरे को देखकर वायु के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने उसके दोनों हाथ उसके चेहरे से हटाकर बेड में पुश किए और उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहा, मैं इसे आपकी हाँ समझ रहा हूँ मिसेज राजवंश। ये कहते हुए उसके होंठ धैर्या की गर्दन से होते हुए नीचे की तरफ जा रहे थे, जिससे धैर्या की सांसें तेज होने लगी थी। वायु के होठों ने जैसे ही धैर्या के सीने से होते हुए उसके पेट को छुआ, उसका शरीर कांप उठा। उसने अपनी तेज हो चुकी सांसों के साथ कहा, आप क्या कर रहे हैं, रुक जाए। वायु ने उसके साइड में लेटकर उसे गले लगाते हुए कहा, सिर्फ इस समय क्योंकि तुम ठीक नहीं हो, वरना अपने दिमाग से यह ख्याल मिटा दो कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला था।
ये कहते हुए वायु ने जोर से धैर्य को गले लगाया और अपनी आंखें बंद करके सो गया। धैर्य अपने सिर को घुमाकर वायु के चेहरे को देख रही थी। वो मुस्कुराए और उसने वायु के दोनों हाथ जो उसके पेट पर थे उस पर अपने हाथ रखे और अपनी आंखों को बंद कर ली। उन दोनों के गहरी नींद में जाते ही कमरे का दरवाजा खुला और वहां से कोई अंदर आया और थोड़ी दूर खड़ा होकर उन दोनों को देखने लगा। वीरा थोड़ी दूर खड़ी होकर अपने कपड़ों को अपने हाथों की मुट्ठियों में कस उन दोनों को देख रही थी। धैर्य और वायु का उस बड़े से ब्लैकेट के अंदर से सिर्फ चेहरा दिख रहा था। उन दोनों को देखने के बाद वह उस कमरे का दरवाजा बंद करके वापस बाहर आ गई। उसके बाहर आते ही उसने देखा कि रावी बड़ी सी मुस्कान के साथ उसे ही देख रही थी। उसने कहा, दी आपने देखा मम्मी पापा साथ में कितने खुश थे। वीरा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और आगे चलने लगी। रावी ने उसके पीछे चलते हुए कहा, आपको पता है दादी पापा और मैंने मम्मा को बहुत परेशान किया, उन्हें गुदगुदी की, उन्हें चिढ़ाया और काफी सारी मस्ती भी की। मुझे बहुत मजा आया। आप जानती हैं मुझे कितनी खुशी हुई जब मैंने देखा कि हम सब एक साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, पर उसमें आप नहीं थी। दी आप कहाँ चली गई थी। रावी अपने आप में बोलते हुए आगे चलते जा रही थी। तभी उसने देखा कि वीरा उसके साथ नहीं थी। वह कंफ्यूज हो गई और उसने पीछे मुड़कर देखा। वीरा एक जगह शांति से खड़े होकर नीचे की तरफ देख रही थी। रावी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, दी क्या कोई बात है। वीरा ने अपने हाथ की पकड़ रावी की हाथ पर मजबूत की और कहा, क्या तुम्हें सच में पापा चाहिए। अगर मैं कहूं कि मुझे वह नहीं चाहिए तो तुम क्या करोगी। ये सुनते ही रावी का खिला हुआ चेहरा उदास हो गया। उसने अपनी आंखें कसके बंद करके कहा, वही जो आप कहेंगे। अगर आपको वह नहीं चाहिए तो तुम मुझे भी नहीं चाहिए। मुझे आप और मम्मा चाहिए। दी आपने हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारी खुशियों को हमारी साथ रखने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं। मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगी, चाहे वह कुछ भी हो। ये कहते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे। वीरा ध्यान से रावी के चेहरे को देख रही थी जो ये झूठ कहते हुए कि उसे उसके पिता नहीं चाहिए कितना ज्यादा उदास हो गया था। उसने खुद को कठोर किया और कहा, मैं मजाक कर रही थी। ये सुनते ही रावी के आंसू भरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, सच में, मतलब आपने पापा को एक्सेप्ट कर लिया है। दी मैं बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए उसने जोर से वीरा को गले लगा लिया। शाही हवेली। रावी और वीरा जब नीचे आए तो वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें बड़ी हो गई। पूरा हॉल लोगों से भरा था। प्रजापति परिवार के साथ वहां कृपा जी, वैभव जी, अनुराग जी, लक्ष्मी जी मौजूद थे। वो सभी शांति से एक दिशा में देख रहे थे जहां लीला और प्रमोद सिर झुकाकर खड़े थे। रिद्धिमा जी ने आगे बढ़कर प्रमोद जी के चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा, हमें लगा था आप दोनों समझदार हैं, पर नहीं। आपकी हिम्मत कैसे हुई झूठ उसको सामने रखने की, कि आप जिंदा नहीं है। जानते हैं इन 25 सालों में हमारी क्या हालत रही थी। हर रोज रोते थे ये सोचकर कि हमने हमारे बेटे बहू और आने वाले पोता ये पोती को खो दिया है। लीला और प्रमोद अपना सिर झुकाकर चुपचाप रिद्धिमा जी की डांट सुन रहे थे। वह जानते थे इसमें उनकी गलती है। लीला ने अपना एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, माँ हमारी बात। पर उनकी बात को बीच में काटते हुए रिद्धिमा जी ने अपना हाथ ऊपर करा और कहा, चुप हो जाए पूर्वा, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हमने सवाल मृत्युंजय से किया है। प्रमोद ने अपना सिर उठाकर कहा, माँ आप जानती हैं ना, उस समय हम एक इम्पोर्टेंट मिशन पर थे और हम ये किसी को नहीं बता सकते थे कि हम जिंदा थे। रिद्धिमा जी की आंखें आंसुओं से लाल थी। उन्होंने कहा, बस कीजिए, हमें आपका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना। आप इससे सच नहीं बदल सकते थे। पर पूर्वा के बारे में क्या आपने उनके होने वाले बच्चे के बारे में नहीं सोचा। वह नन्ही सी जान उस खतरनाक इलाके में कैसे अपनी जिंदगी जी लेगी। अरे कम से कम हमें वह बच्ची तो दे देते ताकि उसे इतनी सारी मुसीबतों से ना गुजरना पड़ता। ये कहते हुए उन्होंने लीला की तरह देखा और कहा, आप बताए पूर्वा, आप तो एक माँ हैं ना, आप कैसे अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकती हो। क्या आपका दिल एक बार भी नहीं कांपा ये सोचकर कि उस खतरनाक जगह में वह हर पल अपनी जान को जोखिम में डालकर जाएगी। लीला ने अपने सिर झुका कर रखा था। वह इस बारे में कुछ नहीं कह सकती थी। उन्हें अपनी बेटी की हमेशा से चिंता थी और उन्होंने उसे इतना मजबूत बनाया था कि वह किसी भी मुसीबत से लड़ सकती थी। पर यह डर कि एक दिन उसे कुछ हो जाएगा हमेशा उनके जहन में रहता था। उन्होंने अपनी रुवासा आवाज में कहा, बस कीजिए माँ, आप हमें कितना दोषी साबित करेगी। रिद्धिमा जी ने अपना मुंह फेरा और कहा, यह आपको तय करना है कि आप कितने दोषी हैं। हमें सिर्फ अपनी पोती से मिलना है। हम आप दूसरों से और कोई बात नहीं करना चाहते हैं। ये कहते हुए वह सोफे पर जाकर बैठ गई। धीरज जी ने उनकी पीठ को सहलेते हुए कहा, रिद्धिमा शांत हो जाए, हम सब यहाँ सिर्फ धैर्य से मिलने आए हैं, न कि पूर्वा और मृत्युंजय से। हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। अपने परिवार की ऐसी बातें सुनकर लीला और प्रमोद का दिल टूटने लगा था, पर उनके पास अपने बचाव में कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। आखिर उन्होंने ही देश को अपने परिवार से ऊपर चुना था। कृपा जी और वैभव जी जो एक तरफ बैठे थे, उन्हें वह हुई सारी चीजों के बारे में पता था और उन्हें वायु की बहुत चिंता हो रही थी। उन्होंने सामने बैठे राजन शाही से कहा, वायु कहाँ है, हमें उनसे मिलना है।
राजन शाही जो अपने माथे पर हाथ रखकर बैठे थे क्योंकि उनका घर किसी मेले से कम नहीं लग रहा था, उन्होंने कहा वह आराम कर रहे हैं, हम उनसे रात में मिलेंगे। ये कहकर वो चुप हो गए। सब अपनी अपनी सोच में गुम थे कि उन्हें कुछ हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी। सब ने उस दिशा में देखा जहां से दो छोटी बच्चियां चलकर उनकी तरफ आ रही थी। दोनों ने लाइट पिंक कलर की फ्रॉक पहनी थी और उनकी नीली आंखें वहां बैठे लोगों को घूर रही थी। उन दोनों को देखते ही वैभव जी और कृपा जी की आंखों में चमक आ गई। वो अपनी जगह से खड़े हो गए और रावी और वीरा के सामने घुटनों के बल बैठकर उन्हें देखते हो कहने लगे, हमारी पोतिया आप दोनों सच में बहुत प्यारी है। कृपा जी ने रावी के सिर पर हाथ रखा और कहा, हमें माफ कर दीजिए, हम जानते हैं बीते कुछ दिनों में बहुत कुछ गलत हुआ है और आज गलत होने की सारी हदें खत्म हो गई थी, हम बहुत शर्मिंदा है। कृपा जी और वैभव जी को हेमंत ने राजन शाही की हवेली में हुए सारे हादसे के बारे में बता दिया था। उसने उन्हें ये भी बताया था कि उन्होंने वीरा पर गोली चलाई थी। यह याद आती ही उनकी नज़र साइड में खड़ी वीरा पर गई जो अपनी ठंडी आंखों से उन्हें ही देख रही थी। उन्होंने उसके हाथ की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपको दर्द हो रहा है? वीरा ने अपना एक कदम पीछे लिया और कहा, मुझसे दूर रहिए। उसे राजवंश खानदान की किसी भी इंसान से कोई मतलब नहीं था सिवाय वायु के, क्योंकि वह उसकी मां और बहन की जरूरत थी। वीरा के रूखे व्यवहार को देखकर कृपा जी उदास हो गई। उन्होंने अपने हाथ पीछे लिए और कहा, हम जानते हैं आप हमसे नफरत करती हैं, पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, विश्वास कीजिए इन सब में हमारी कोई गलती नहीं थी। वीरा ने उसी तरह उन्हें घूरते हुए कहा, पर आपने वह सब रोका भी नहीं। गलती करने वाला से बड़ा गलत इंसान वह होता है जो उस गलती को देखते हुए भी शांत खड़े रहे, और आपने वही किया है। मेरे लिए हर वह इंसान बुरा है जिसके कारण मेरी मम्मा दुखी हुई थी। आप सब निर्मला देवी से जुड़े हैं और उनके कारण मम्मा और वायु राजवंश दोनों ही इतनी बुरी हालत में है और उन्होंने मुझे तक जख्मी किया है। आपको क्या लगता है मुझे आपसे किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? ये कहते हुए उसने रावी का हाथ पकड़ा और वहां से जाने ही वाली थी कि तभी एक आवाज जो उनके लिए सबसे जरूरी थी उसने उन्हें रोक लिया। रावी, वीरा और वहां मौजूद सभी लोगों ने सीढ़ियों से ऊपर की तरफ देखा जाए। धैर्या अपनी आंखों में आंसू लिए नीचे ही देख रही थी। अपने लड़खड़ाते कदमों से वो नीचे आए और उसने कहा, क्या हमने आप दोनों को इस तरह की परवरिश दी है कि आप अपनों से बड़े का अपमान करें? बताए हमें ये कौन सा लहसा था किसी से बात करने का, और आप अपने पिता को उनकी नाम से बुला रही है। अगर आप उन्हें अपनाना नहीं अपना चाहती तो ना अपनाए, पर इस तरह उनकी और उनके परिवार की बेइज्जती भी ना करे। ये कहते हुए वो उन दोनों के सामने खड़ी हो चुकी थी। वायु जो धैर्या के साथ ही था उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वीरा की उन खाली नजरों में देख रहा था जिनमें किसी तरह के इमोशन को नहीं पढ़ा जा सकता था। उसे यह सोचकर बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी खुद की बेटी उसे अपना पिता नहीं मान रही थी। तभी उसकी नजर अपने माता पिता और प्रजापति परिवार पर गई और उसकी आंखों में कुछ पल के लिए हैरानी दिखी। रिद्धिमा जी ने जैसे ही धैर्या को देखा उनकी आंखों में खुशी की चमक दिखने लगी। उन्होंने धीरज जी को अपने साथ लिया और धैर्या के सामने खड़े होते हुए कहा, आप धैर्या हो, हम आपकी दादी हैं और यह आपके दादाजी और पीछे मौजूद लोग, हम सब आपका परिवार हैं। अपने शब्दों को कहते समय रिद्धिमा जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। धैर्या जो अपनी बेटियों को समझा रही थी अपने सामने उन लोगों को देखकर कंफ्यूज हो गई और उनके शब्दों को सुनकर उसकी नजर अपने माता पिता पर गई जो अभी भी अपने सिर को झुकाकर खड़े हुए थे। रिद्धिमा जी ने जब धैर्या को प्रमोद और लीला को देखते देखा तो उन्होंने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और कहा, उन पर ध्यान मत दो, उनकी गलती के कारण आप इतने सालों से हमसे दूर थी और अब हम आपको हमसे दूर नहीं होने देंगे। आप हमारी बड़ी पोती है, हमारी प्रजापति खानदान की तीसरी पीढ़ी की पहली संतान। जानते हैं आपको पाने के लिए हमने कितनी मन्नत ही की थी और देखिए आपसे मिल भी रहे हैं तो कब जब आपकी खुद की बेटियां हैं। ये कहते हुए उनकी नजर रावी और वीरा पर गई जो अपनी मां को उनके परिवार से मिलता देख रहे थे। रावी ने एक्साइटेड होते हुए रिद्धिमा जी का हाथ पकड़ा और कहा, आपने मुझे पहचाना? रिद्धिमा जी ने उसके सिर पर हाथ रखे हुए कहा, आपको कैसे भूल सकते हैं, आप ही तो हमसे ऑस्ट्रेलिया में मिली थी। धैर्या जो कंफ्यूजन में अपने सामने खड़े लोगों को देख रही थी, रिद्धिमा जी की बात सुनकर उसने घूरकर रावी वीरा को देखा और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, हमें बताए आप ऑस्ट्रेलिया कब गई और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आप दोनों हमसे छुपा रही हैं। अगर आपने हमें अभी सच सच सब कुछ नहीं बताया तो हम वायु के साथ चले जाएंगे और कभी आप दोनों का चेहरा भी नहीं देखेंगे। आपको क्या लगता है आप दोनों को झूठ बोलने का अधिकार है? नहीं, आपको हमसे किसी तरह की सच्चाई छुपाने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपनी माँ है और आपसे जुड़े हर सच और
झूठ को हम जानना चाहते हैं। हमें बताइए, आप राजन शाही जी को कैसे जानती है? आप ऑस्ट्रेलिया कब गई? आपको हथियार चलाना कैसे आता है? और आप लोगों के पास इतनी पावरफुल लोगों का सपोर्ट कैसे है? हमें ये बताइए कि आपने सिद्धार्थ को हमारे ऑपरेशन के लिए कैसे मनाया? हमने पता किया था सिद्धार्थ सिर्फ राजवंश खानदान के लिए काम करते हैं, तो क्या आप पहले से जानती थी कि वायु आपके पिता है? अगर आप दोनों ने आज हमें हर एक चीज सच सच नहीं बताई तो विश्वास कीजिए, हम भी आपकी ही माँ है। अगर आप दोनों हमसे झूठ बोल सकती है तो हम सच के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और अगर सच ऐसा हुआ जिसे जानकर हमारे दिल को ठेस पहुंची तो हम आपको अपना दिल तोड़ने की सजा जरूर देंगे। आप हमारी बेटियां हैं, हम आपके बचपन नहीं को माफ कर सकते हैं पर आपके गुनाह को नहीं। हमने आपको आजादी दी क्योंकि हमें आप पर विश्वास था, पर अब देखना है कि आपका सच हमारे विश्वास को तोड़ता है या नहीं। ये कहते हुए धैर्या वायु के हाथ का सहारा लेते हुए सोफे पर बैठ गई। धैर्या की बातों को सुनकर वहां सारे लोग शांत हो चुके थे और अपने अपने सवालों को दबाकर रावी और वीरा की तरफ देख रहे थे, जिनके माथे पर चिंता की लकीरें थी। इससे पहले कि वीरा कुछ कहती, शिव, सुल्तान, ओम, समीर, जोसेफ और ब्लैक बटरफ्लाई के कुछ और मेंबर वहां आकर खड़े हो गए। शिव ने आगे आकर कहा, मैं बाहर से निर्मला देवी के साथ है। सारे लोग हटा दिया गया है और जिन लोगों की डेथ हुई थी उन्हें भी, साथ ही हमारे जो लोग जख्मी हुए थे उन सबको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। एक और बात, जैसे ही उसने ये कहा उसकी नजर वीरा की खतरनाक नजरों से मिली जो उसे घूर रही थी। जयपुर शाही महल। रावी और वीरा धैर्या के सामने खड़े थे। धैर्या ने उठकर शिव को घूरते हुए कहा, अच्छा तो आप हमारी बेटियों को लोगों के जख्मी होने और उनकी मौत का हिसाब दे रहे हैं? क्या आप नहीं जानते वो दोनों छोटी बच्चियां हैं? अरे हम भूल गए, आप बच्चियां थोड़ी है, आप तो बहुत बड़ी है। ये कहते हुए धैर्या ने रावी और वीरा की तरफ देखा। शिव तो पहले ही वीरा की उन खतरनाक नजरों से डर चुका था और अब धैर्या की बात सुनकर वो समझ चुका था कि अब वो अपनी मिम के गुस्से से नहीं बचने वाला। सुल्तान आगे आकर कुछ कहने ही वाला था कि वीरा ने अपना हाथ ऊपर करके कहा, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये कहकर उसने रावी का हाथ पकड़ा और धैर्या के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। रावी की आंखों में आंसू थे, उसे ये सोचकर डर लग रहा था कि सच जानने के बाद उनकी मां उन्हें छोड़ देंगी। गहरी सांस लेते हुए वीरा ने पिछले 3 साल में उनके किए हर काम को बताना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह अपनी बात धैर्या के सामने रख रही थी उससे महसूस हो रहा था कि उसकी मां उन्हें अविश्वास से देखते जा रही है। वीरा की सारी बातें खत्म हो जाने के बाद धैर्या ने अपने उसी हैरान चेहरे के साथ कहा, तो आप कहना चाहती हो कि आप आरएस कॉर्पोरेशन की सीईओ है, ड्रेस फॉर्मी की ओनर है और आप दोनों ही आरवी है। आपको हमारी बीमारी के बारे में पता था, आपको ये भी पता था कि वायु आपके पिता है और वह हमें इतने सालों से ढूंढ रहे हैं। आपके पास लोगों को मारने वाली गैंग है और आप खुद भी लोगों की जान लेती है। हमें बताए हमारे लिए सब इतना कम मुश्किल क्यों है? क्यों हमारी बेटियां आम लोगों जैसी नहीं है? वीरा, हमने कभी आपको आपके रूखे व्यवहार के लिए नहीं टोका और ना ही आपको जबरदस्ती किसी से बात करने, अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा, पर अब जो हमारे सामने है उससे हम क्या समझे? सारी बातें जानने के बाद धैर्या का दिल बुरी तरह बैठ चुका था। तभी उसे राजवंश कॉर्पोरेशन की टेरेस पर हुआ हमला याद आ गया, जिसमें वह दोनों बच्चियां जिनके साथ वह मीटिंग कर रहे थे लोगों पर हमला कर रही थी। ये याद आते ही कि रावी और वीरा ही वो लड़कियां थी जो कर उनसे मीटिंग करने आई थी और वहां उन लोग उन पर ही हुआ था, साथ ही किस तरह वह बेरहमी से लोगों को मार रही थी। धैर्या को गुस्सा आने लगा था। उसने मुस्कुराते हैं उन दोनों को देखा और उठकर वहां से जाने लगी। उसकी मुस्कुराहट को देखकर रावी और वीरा दोनों को अच्छा नहीं लगा। रावी ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, मम्मा आप कहाँ जा रही है? क्या आप हमें डांटेगी नहीं? कुछ तो बोलिए। धैर्या ने मुड़कर अपनी रोती हुई बच्ची को देखा और कहा, क्या हमें अभी भी कोई हक है कि हम आपसे कुछ कह सके? जब आप दोनों अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद लेती है तो अब हमसे क्या उम्मीद रखती है? हम आपने और आपकी जिंदगी में कहीं भी शामिल नहीं है। आप दोनों तो वैसे ही जीना चाहती है, कई लोगों को मार के, इतनी बड़ी कंपनी सीईओ बनके, और उन खुशियों को पाकर जो हम आपको नहीं दे पाए। वीरा, जो अब तक शांति से धैर्या की बातें सुन रही थी, उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बनाई और अपनी धीमी मगर कठोर आवाज में कहा, ये सब सिर्फ वायु राजवंश के कारण हो रहा है। ये कहते हुए उसने अपनी लाल आंखों से वायु को घूरा और कहा, देखा आपने हमारी मम्मा को हमसे दूर कर दिया, वो हमें छोड़कर आपके साथ जा रही है ताकि वो आपके साथ रह सके। क्या हमारे सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं थे? हमने अपने मम्मा के लिए किए। बचपन में जब बच्चे गुड्डी गुड़िया से खेलते थे तो हम अलग अलग किताबें पढ़कर नॉलेज हासिल करते थे। जिस समय में बच्चे अपने माता पिता के साथ मेले में घूमने जाते थे, हम अलग अलग देशों में मीटिंग अटेंड करते थे। लोग हमें हमेशा बुरी नजरों से देखते थे क्योंकि हम अपने पापा का नाम नहीं बता सकते थे। वो सब मम्मा को भी परेशान करते थे क्योंकि उनके साथ कोई नहीं था। हम कहां से गलत थे? हालातों ने आज हमें ऐसा बनाया है, पर शायद आप सब ये नहीं समझेंगे। ये कहते हुए वीरा ने रावी का हाथ पकड़ा और वहां से चले गई। धैर्या अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी और वीरा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। वायु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, धैर्या सच में तुमने ज्यादा कह दिया। तुम्हें समझना होगा कि उन दोनों ने कितनी मुश्किलों का सामना किया है।
ये कहते हुए वायु की नज़र उस रास्ते पर थी जहां से रावी और वीरा गए थे। उन दोनों बच्चियों के शब्द उसे अपने दिल में दर्द दे रहे थे, खासकर वीरा की वो नज़रें जो ये कह रही थी कि सारी गलती उसकी थी। धैर्या ने सिर उठाकर वायु को देखते हुए कहा, हम क्या करें वायु, हमें उनके लिए डर लग रहा है। आपने देखा ना वो कैसे लोगों के साथ हो और क्या करती है, आप ही बताइए हम कैसे रिएक्ट करें। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वायु ने उसे गले लगाकर उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, हम उन दोनों को मना लेंगे। वहां मौजूद बाकी लोग अभी भी हैरान थे, क्योंकि जो सच आज उन्हें पता चले थे वो कुछ ज्यादा ही अजीब थे। यहां तक कि राजन शाही भी ये जानकर हैरान थे कि वीरा का उनसे 3 साल पहले मिलना एक प्लानिंग थी, पर वो इस बात से दुखी नहीं थे। भले ही बच्ची ने उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया हो, पर उसके कारण ही आज वो जिंदा है। उनकी कंपनी ठीक से भी अच्छी है, परिवार के रूप में उन्हें एक बेटी और 2 पोतियां मिल गई थी।